स्टार्ट करते हैं। पहले तो फिर से ऑनलाइन वालों को भी कह दूँ, आई अपोलोजाइज फॉर द डिले, बट आई फील लकीली वी वुड हैव बीन एबल टू यूटिलाइज दिस टाइम. बिफोर आई स्टार्ट व्हाट आई विल डू इज, मैं एक बार लोगों से जर्नल एंट्रीज पूछूंगा, फिर मैं 10 मिनट लेके रिवीजन करवाऊंगा. वैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आई बिलीव वो पहला टॉपिक था जो हमने किया था, और अपन ने बहुत अच्छे से आराम से उसकी थियरी करी थी. सब लोग बुक्स बंद कर दीजिए, अभी जिससे मैं सवाल करूंगा उसको जवाब देना चाहिए. मैडम, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक के साथ डिस्काउंट कराने के लिए ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री आती है, सोच समझ के. मैंने पूरा क्वेश्चन शांति से वापस रिपीट करता हूँ. वेरी गुड, सही बोल रही है. मैंने क्या बोला, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराने के लिए बैंक के साथ ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री आती है. अब ड्रॉई की बुक्स की भी बता दीजिए फिर. वेरी गुड, लास्ट बेंच. हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज रिटायर करने के लिए ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री आती है. रिटायरमेंट जब होता है तो क्या एंट्री आती है. ठीक है, एक सेकेंड. मैडम आप बताइए. चुप रहे, खड़े हो जा, चल खड़े हो. रिटायरमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री आती है. ओके, कोई हेल्प नहीं करेगा प्लीज. बस ठीक है, बता. वेरी गुड, बेट चाहिए. रिबेट कौन बताएगा. रिटायरमेंट कर रहे हैं अपने लिए, बिल्स पेबल. अगर अपन रिटायरमेंट करते तो थोड़ा जल्दी पे कर रहे हैं तो कुछ तो कम पैसा देंगे कि नहीं देंगे. लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, चलिए. रिबेट इज एसेंशियली डिस्काउंट, कुछ अलग नहीं है. ठीक है ना. सबकी बुक्स बंद है ना. संभल के सर, संभल के भाई. तू बैठे रहेगा चलेगा तेरे केस में. What would be the journal entry in the books of drawer for interest at the time of renewal of bill? हाँ. In the books of drawer. Very good, very good. तेरे पीछे तो इतना ओवर एक्साइटेड क्यों है रे. What would be the journal entry for receiving for giving new bill and cash in the books of ड्रॉई. रिन्यूअल के टाइम पे 3 स्टेजेस होते हैं, डिसऑनर, इंटरेस्ट और न्यू बिल एंड कैश. वो थर्ड वाली एंट्री क्या है ड्रॉई की बुक्स में. वेरी गुड. This is levels of disappointing which I cannot even express. This is not just wrong, this is a crime. ड्रॉई की बुक्स में ड्रॉई का अकाउंट कैसे आ सकता है, सबसे पहला सवाल. नहीं नहीं, इट्स नो पॉइंट नाउ, इट्स नो पॉइंट. ठीक है, सबको समझा है मैंने क्या सवाल पूछा है. आप बताइए. ओके, शांत रहिए. आप बताइए लास्ट बेंच, कि सही बोल रही है या गलत बोल रही है. क्या बिल्स रिसीवेबल कैसे आएगा रे एडी. हाँ, बैठ जाइए. ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू बिल्स पेबल आएगा कि नहीं आएगा. लास्ट बेंच आ जाए, बहुत टाइम बाद तो आपसे पूछ लेते हैं. खड़े हो ना. What would be the journal entries in case of insolvency of drawee,
in the books of drawer. बुक्स ऑफ ड्रॉअर में इंसॉल्वेंसी की क्या एंट्रीज होती हैं? बातचीत नहीं करना चाहिए अभी. What is the books for? What is the journal entries for insolvency of drawee in the books of drawer? सर पहले डिसऑनर का एंट्री पास होगा, तो लेट्स से ड्रॉई एक्स, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू. तो पहली एंट्री होगी बिल डिसऑनर करने की, विच वुड बी ड्रॉई टू बिल्स रिसीवेबल, एंड देन उसके बाद जितना पैसा रिसीव होएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू द ड्रॉई. ऑनलाइन कुछ लोग मुझे बता रहे हैं सर पीडीएफ में एक चीज़ गलत लिखी हुई है. वो मैंने ना जब फर्स्ट टाइम भी शेयर किया था तब बताया था आपको. भाई तुमको अगर याद होता ना तो जब मैंने चैप्टर क्लोज करवाया था तब भी मैंने ये बात बता दी थी कि इस पीडीएफ में ये मिस्टेक है. थैंक यू. बट और कोई बच्चा अगर पढ़ के नहीं समझे तो वुड बी वेरी डिसअपॉइंटिंग. दिस एज अ सिचुएशन इज ऑलरेडी वेरी डिसअपॉइंटिंग. देखो मैं किसी भी सेंस में जस्टिफाई नहीं करने वाला कि मैं आज 20 मिनट लेट आया. इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट ठीक है, हो गई कोई सिचुएशन में नहीं आ पाया, आई अपोलोजाइज्ड फॉर इट. ये भी मैं मानता हूँ कोई बच्चा लेट आता तो मैं उसको छोड़ता नहीं. 20 मिनट लेट, हाँ आई अग्री, अरे सब चीज़ों के लिए मैं मान रहा हूँ. आजकल वैसे मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, कोई लेट आता है चुपचाप आके बैठ जाता है. बट द होल पॉइंट बीइंग, अगर आप लोग 15 मिनट भी क्लास में आ गए थे, 7:05 को भी आए थे, मैंने 7:20-22 को एंट्री ली है. 20 को एंट्री लिए, मैंने थोड़ा सेटअप वेटअप किया, मैंने 20-22 को स्टार्ट किया. आई कैन नॉट इमेजिन कि हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो फर्स्ट टॉपिक था, जो हमको पता था आज पढ़ाया जाने वाला है, और हम घर से कुछ भी करके नहीं आ रहे हैं, और अगर हम क्लास में भी 15 मिनट बैठ के उसकी जर्नल एंट्रीज नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब हमने पहले उसमें एफर्ट ही नहीं डाला है. ये 6 लोग जो खड़े हैं एटलीस्ट वो लोग तो मुझे ये बोल देंगे कि हमने ये चैप्टर किया हुआ है, तो इट इज़ रेंडर्ड यूजलेस फॉर मी. 14 एंट्री, 7 सिनारियोज, 2 जनों की बुक्स में 14 सेट ऑफ एंट्रीज हैं. 2-2 एंट्री भी एवरेज 25-28 एंट्री नहीं. अपने को सीए बनना है, अपने को क्या क्या याद रखना पड़ेगा, कितना दिमाग चलाना पड़ेगा. आज 28 एंट्री पे हम बोल रहे हैं नहीं याद नहीं रह रहा है, या जो भी रीजन है, तो आई वुड से तो एफर्ट नहीं है ना. मैडम आपको 10th में कितने आए थे? हाँ 90, 95, 94. तेरे को 96 आए थे. 28 एंट्री याद नहीं कर सकता है तू? हाँ भाई नहीं ऐसा बोल सकता है ना तू. यहाँ पे कोई भी ऐसा बच्चा है क्या 45% वाला जो बोले सर मैं तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में स्लो हूँ? कोई बात नहीं, बट फिर भी मैं तो बोलता हूँ यार मैंने 50-60% वालों को भी सीए करते हुए देखा है. वापस से आई एम नॉट ट्राइंग टू इंसल्ट एनीवन. 50% वाला भी सीए कर सकता है विद एन एटीट्यूड ऑफ हार्डवर्क. 96% वाला भी कुछ नहीं उखाड़ सकता है विद एन अप्रोच ऑफ नॉट वर्किंग. हो सकता है आज शायद आप पढ़ के भी आए थे, आपने अभी भी एफर्ट लिया, बट बोलने में मैसअप हो गया, बट दैट विल स्टे विद यू. आई विल नेवर कम टू नो, एंड आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट. राइट? वर्ल्ड ओनली सीज व्हाट यू डू. राइट? तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम हुई वो कोई नहीं समझना चाहता. नो वन गिव्स अ शिट. सबकी अपनी लाइफ में हजारों प्रॉब्लम्स है, लोगों को तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है. मैं क्या सोचूंगा कि तूने आंसर क्या दिया. राइट? समझ रहा है? दैट इज द फाइनल आउटकम फॉर मी. काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे बहुत पढ़ के जाते हैं. मैं जैसे हमेशा मेरे एक दोस्त का एग्जाम्पल देता हूँ जिसका सीए नहीं हुआ है. मैं मानता हूँ मेरे से 200 गुना ज़्यादा स्मार्ट है. जेन्यूनली आज जिस नौकरी पे मैं हूँ अगर वो होता तो मैं मानता हूँ मेरे से बेटर करता. उसके पास डिग्री नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट ये मैं जानता हूँ पर्सनली. इस इमोशन पे मोदी जी ने उसको 50 करोड़ रुपए दे दिए. क्या बोला? तू डिजर्विंग था बट भगवान ने साथ नहीं दिया, इसलिए हम तेरे को पैसे दे के सब कुछ बराबर कर रहे हैं.
नहीं, बेचारे को कोई उस चीज़ का रिवॉर्ड या कॉम्पेंसेशन आज तक किसी से नहीं मिला है। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि देर इज 1% चांस कि शायद भगवान भी साथ ना दे, बट 99% जो आपके एफर्ट्स वाला है वो तो आप डालिए। ये सिर्फ 6 लोग खड़े डज नॉट मीन ये 6 ही कल्प्रिट है, बाकी भी काफ़ी लोग होंगे जिनको जो आंसर्स मैंने पूछे सारे नहीं आते होंगे। प्लीज़ इंट्रोस्पेक्ट, बैठ जाइए। We'll start with bills of exchange का theory. Again, this is not to point out 6 people, but just to call out the entire class. 11 लोग ऑनलाइन भी हैं, यहाँ पे भी कितने हैं, 19 लोग यहाँ पे भी हैं, टोटल 30 लोग हैं। चलो मैं ये मान के चलता हूँ ये 30 लोग आज से CA फाउंडेशन के लिए एफर्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम जान डालनी पड़ेगी तब जाके होएगा। और क्या होता है ना, अगर तुम ऐसे सोचोगे ना ये फाउंडेशन मज़े कर ले, तो वो हैबिट भी बन जाती है। थोड़ा सा अपने आप को मेहनत करने के उसमें ही रखो तो इंटर में भी कर पाओगे, फिर फाइनल में भी कर पाओगे। ठीक है, आगे चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं पढ़ाई के लिए। मैंने जब CA किया था तब वो ट्रेंड आया था कि भैया 2 डिग्री के बिना तो वैल्यू नहीं है, बट मुझे फिर भी लगा सिर्फ CA से काम हो जाएगा। मैंने आगे पढ़ाई नहीं करी, मेरे को बहुत आलस आता था पढ़ाई में, झूठ नहीं बोल रहा। बट वो आलस मैंने कब दिखाना चालू किया, जब मेरे पास CA का रिजल्ट आ गया था तब। उससे पहले मैंने दुनिया को नहीं बोला मेरे को पढ़ने में आलस आता है, कोई बोले तेरी औकात क्या है। आज मैंने एक ऐसी डिग्री तो अचीव कर ली जिसमें मेरे असेसमेंट के हिसाब से ज़िंदगी भर मेरा घर चलते तो रहेगा। अब देखो कुछ भी अनहोनी होने को तो हो सकती है, बट दिस इज़ माई असेसमेंट। तुम भी पहले वो तो करो। आजकल तो ड्यूअल डिग्री तुम भी देख रहे हो, तुम जान पहचान में भी तुम्हारी सोसाइटी में कोई होगा, कोई भाई बंधु होगा जो दो डिग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सब CA कर रहे हैं, CFA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। अपन ये पहले का ही पाथ नहीं कर पा रहे। और याद रखना MBA में अच्छे कॉलेज में तभी मिलेगा जब तुम्हारे पास पहले कोई अच्छी डिग्री है। मैं एक जन को जानता हूँ जिसने कैट में 99 परसेंटाइल स्कोर किया था, किसी भी IIM से कॉल नहीं आया, क्योंकि उसने BMS किया था सिर्फ। अगर आप CA रैंकर हैं या आप IIT इंजीनियर हैं तो आपको टॉप टियर MBA कॉलेजेस दैट इज अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, ये सबसे कॉल आता है। अदरवाइज देयर इज नो स्कोप। अगर आज आप सोच रहे हैं मैं तो बैंगलोर से IIT बैंगलोर से MBA करूंगा, देयर इज नो स्कोप। अगर आप BCom में 99% भी ले आए या कैट के स्कोर में 100 परसेंटाइल भी ले आए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, वो लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे आपका कैंडिडेचर। समझ रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए अच्छे कॉलेजेस में जाने के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा ग्रेजुएट करके ग्रेजुएशन करके MBA अच्छे कॉलेज से नहीं हो सकता, हाँ, बट टॉप टियर से नहीं हो सकता। टॉप 5-10 कॉलेजेस हैं जैसे IIM के, ये तीनों, ISB हो गया, ये सारे आपको तभी कंसिडर करेंगे जब आपने पहले कोई बड़ी डिग्री ले रखी है। उसके अलावा भी अच्छे कॉलेजेस हैं जो ग्रेजुएट्स को कंसिडर करते हैं, बट फिर उसके लिए कैट का परसेंटाइल वैसा चाहिएगा। समझ रहे हो? तो डोंट पुश योरसेल्फ इनटू अ लाइफ with a lot of struggles. We'll start now with bills of exchange. शॉर्ट में इसका थियरी करना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी आप लोग ने टाइम दिया होगा, एंड आई गेस दिस वाज अ चैप्टर जिसमें कभी कोई चैलेंजेस किसी ने फेस ज़्यादा नहीं किए थे। ट्रांजैक्शन का बेसिस क्या था? एक पार्टी है ड्रॉअर जिसने ड्रॉई को 10,000 के गुड्स बेचे। ड्रॉई के पास आज पैसे नहीं है तो ड्रॉअर ने एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज बना के ड्रॉई को भेजा। ड्रॉई ने जो एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? ड्रॉअर को। इसको क्या कहते हैं? बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉई के लिए क्या हो गया? ये बिल्स। देयर आर 3 पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। वो बंदा होता है जिसका नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा रहता है, हु इज टू रिसीव द मनी। इन मोस्ट केसेस ड्रॉअर एंड पेई विल बी द सेम पर्सन। जर्नल एंट्रीज, लेट्स से X इज द ड्रॉअर, Y इज द ड्रॉई। X जब गुड्स बेचेगा तो क्या बोलेगा? मेरा Y नाम का असेट बढ़ गया, सेल्स नाम की इनकम बढ़ गई। हाँ या ना? Y टू सेल्स। जब वो ड्राफ्ट बिल भेजेगा तब कोई एंट्री होती नहीं है, और जब वो एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव करेगा तो उसका बिल्स रिसीवेबल का असेट बढ़ जाएगा, Y नाम का असेट कम हो जाएगा। अभी भी पैसा इन अ वे सिर्फ Y से लेना है, बट हमने बुक्स में असेट इंस्टेड ऑफ Y उस पीस ऑफ पेपर को दिखाया है। Y के नजरिए से सोचो तो जब उसने गुड्स खरीदे तो परचेजेस का खर्चा बढ़ गया और X नाम की
लाइबिलिटी बढ़ गई। ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव करने की कोई एंट्री नहीं होती है, क्योंकि जब तक सिर्फ एक जन ने साइन किया है उस पीस ऑफ पेपर की, कोई फाइनेंशियल वैलिडिटी नहीं है। फिर ड्रॉई जब बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके भेज देगा तो वो क्या बोलेगा, मेरे सर से एक्स नाम की लाइबिलिटी कम हो गई और बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी बढ़ गई है। अगर ड्रॉर बिल ऑफ एक्सचेंज को, अभी 7 सिनारियोज हैं, वो पहले 3 तो कांस्टेंट एंट्रीज हैं, 2 ही एंट्रीज तो, बट 3 चीजें जो होती है वो तो पहले सभी में होती है। 7 सिनारियोज में से पहला सिनारियो क्या है, मैच्योरिटी डेट तक ड्रॉर किसी के पास जाता नहीं है और बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास ही रखता है। अगर मैच्योरिटी डेट पे ड्रॉई बिल को ऑनर करता है तो हमारा कैश बैंक का असेट बढ़ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल का असेट कम हो जाएगा। अगर ड्रॉई उसको डिसऑनर करता है तो फिर से पैसे किससे लेने हैं, ड्रॉई से यानी वाई से, तो वाई नाम का असेट बढ़ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल का असेट कम हो जाएगा, एंड टू कैश बैंक नाम का असेट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या पे करने पड़ेंगे, नोटिंग चार्जेस पे हम करेंगे, बट हमारा खर्चा हम किससे रिकवर करेंगे, वाई से यानी ड्रॉई से। इसलिए हमने उसके अकाउंट में 10,000 का बिल प्लस ये 200 रुपए के नोटिंग चार्जेस 10,200 रुपए डेबिट कर दिए हैं। अगर मैं वाई के नजरिए से सोचूं, अगर ऑनर करता है तो बिल्स पेबल की लाइबिलिटी चली गई, कैश बैंक का असेट कम हो गया। अगर वो डिसऑनर करता है तो वो बोलेगा बिल्स पेबल की लाइबिलिटी तो कम हो गई, नोटिंग चार्जेस का खर्चा हो गया मेरी वजह से, और ये सारा पैसा उसको किसको देना है, एक्स। ओरिजिनल 10,000 तो देना ही था, वो भी वापस से उसकी लाइबिलिटी में आ जाएगा, और 200 रुपए उसकी गलती की वजह से जो नोटिंग चार्जेस हुए हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ डिस्काउंट्स द बिल विद द बैंक। अगर हम बैंक के साथ डिस्काउंट करवा देते हैं ये बिल, तो हमारे लिए क्या होएगा, पैसे मिलेंगे, बैंक का असेट बढ़ जाएगा, बैंक हमें थोड़े से पैसे कम देगा, जिसका रीजन क्या होता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस का फॉर्मूला क्या होता है, बिल अमाउंट इनटू रिमेनिंग पीरियड ऑफ बिल अपॉन 12 इनटू डिस्काउंटिंग रेट अपॉन 100। पहले डिस्काउंटिंग रेट लिखते हैं फिर पीरियड लिखते हैं, इट्स ओके, करना तो वही है ना। अगर बिल का ओरिजिनल मैच्योरिटी 4 महीने है बट अभी 2 महीने ही बाकी है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस 2 महीने पे ही कंप्यूट होगा, ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द बिल, बिकॉज बैंक मुझे उतना ही जल्दी दे रहा है ना यार, समझ रहे हो। ओनली बैंक क्या बोलेगा, मैं अभी तो 2 महीने के लिए ही ले रहा हूं ना बिल, क्योंकि उसके बाद मैच्योरिटी डेट आ जाएगी, तो मैं तेरे को उतने के लिए ही चार्ज करूंगा, है ना। डिस्काउंटिंग चार्जेस जो हमारा खर्चा हो गया टू बिल्स रिसीवेबल, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस हम ड्रॉई से रिकवर करते नहीं है, क्योंकि ये हमको घाई है पैसे की। इस दिन ड्रॉई को ये एंट्री पास, अगर मैच्योरिटी डेट पे बिल ऑनर हो जाता है, बैंक को पैसे मिल जाएंगे, ड्रॉई पैसे दे देगा, हमारे लिए कोई एंट्री नहीं है, दैट इज ड्रॉर के लिए। अगर डिसऑनर होता है तो ड्रॉर को वाई से पैसे लेने हैं, बैंक को पैसे देने, मतलब बैंक को पैसे देने नहीं होते हैं, बैंक अपने अकाउंट से निकाल ही लेता है, ठीक है। अभी कोई बोलेगा सर अकाउंट में पैसे नहीं रहे, तो जनरली ऐसे लोगों को जिनके अकाउंट में पैसे नहीं है, ऐसी सब सर्विसेज नहीं मिलती है, समझ रहे हो। नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे अकाउंट में 1-1.5 करोड़ का बैलेंस रहता है, तो बैंक मेरे साथ ऐसी डील करेगा कि चल तेरे 50-50 लाख के हम बहुत सारे बिल्स कर देंगे। हर बिल थोड़ी ना डिसऑनर होता है, एक आध कोई होएगा तो पैसे रहेंगे एडजस्ट करने के लिए। चलो, ड्रॉई के नजरिए से सोचो तो पहले उसने डिस्काउंटिंग के डेट पे कोई एंट्री नहीं पास करी थी, अगर ऑनर होता है तो भी सेम एंट्री है, डिसऑनर होता है तो भी सेम एंट्री है। अगर ड्रॉयर बिल भेजता है टू द बैंक फॉर कलेक्शन, इसमें सिर्फ नाम चेंज होता है, क्योंकि फिजिकल पोजीशन ऑफ द बिल किसके पास चले गया है, बैंक के पास, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होएगी, जब हम भेजेंगे फॉर कलेक्शन, BSFC टू बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉई को कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऑनर होगा तो हमारा बैंक का असेट बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक पैसा कलेक्ट करके अकाउंट में ही डालेगा टू BSFC। अगर डिसऑनर होता है तो हमारे लिए वाई नाम का असेट फिर से बढ़ जाएगा टू BSFC टू कैश बैंक, जो नोटिंग चार्जेस भरने पड़ेंगे। कलेक्शन करने के लिए बैंक कई बार हमको चार्ज भी करता है, उसके लिए एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, वरना आप ये ऑनर वाले में उसको साथ में भी लिख सकते हैं, तो उतना पैसा बैंक में कमा के बैंक चार्जेस में डेबिट हो जाएगा। क्लियर है। ड्रॉई के लिए एंट्रीज क्या रहेंगी, सेम। अगर बिल हम एंडोर्स कराते हैं, एक्स समझो बिल जेड को एंडोर्स करता है, तो हमारे लिए
Z नाम की लाइबिलिटी कम हो जाएगी. हम किसी को बिल एंडोर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी हैव टू पे मनी टू देम, राइट? Z नाम की लाइबिलिटी कम हो गई और बिल्स रिसीवेबल नाम का असेट, Z क्या बोलेगा? बिल्स रिसीवेबल नाम का असेट बढ़ गया और X जो उसका पहले असेट था वो अब असेट क्या हो जाएगा? कम. ड्रॉई को कोई फर्क पड़ता? अगर मेच्योरिटी डेट पे बिल ऑनर होता है तो हम कोई एंट्री पास, Z क्या बोलेगा? उसका कैश बैंक का असेट बढ़ गया, बिल्स रिसीवेबल का असेट कम हो गया. और अगर डिसऑनर करता है तो हम क्या बोलेंगे? Y से पैसा, Z को पैसा, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस. हाँ या ना? ये क्या बोलेगा? फिर से इसको पैसा किससे लेना है? X से. कितना लेना है? बिल अमाउंट प्लस बिल्स रिसीवेबल का असेट खत्म हो गया और बेचारे को नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े, उसका कैश बैंक का असेट कम हो गया. ड्रॉई की एंट्रीज तो फिर से रिटायरमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज. वाई के पास सडनली पैसा आ गया, वाई जाता है एक्स के पास, बोलता है मैं रिटायर करना चाहता हूं बिल को, तो वापस से रिबेट कंप्यूट कैसे होएगा? बिल अमाउंट इनटू रिमेनिंग पीरियड ऑफ बिल डिवाइड बाय 12 इनटू रेट ऑफ रिबेट डिवाइड बाय 100. इज इट क्लियर? समझो 9,900 रुपए आ रहे हैं तो कैश बैंक का असेट बढ़ जाएगा, रिबेट का खर्चा बढ़ जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल. ये क्या बोलेगा? बिल्स पेबल की लाइबिलिटी चली गई, कैश बैंक का असेट गया 9,900 का टू रिबेट इनकम हो गई इसके लिए. हाँ या ना? नेक्स्ट, रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. मेच्योरिटी डेट से पहले ड्रॉई को रियलाइज हो जाता है मेरी हैसियत नहीं है, वो ड्रॉअर को अप्रोच करता है, भाई इस बिल को रिन्यू कर देते हैं, थोड़ा सा पैसा मैं अभी दे देता हूँ, बाकी का एक नया बिल कर लेंगे. हाँ या ना? तो इस चक्कर में ओरिजिनल बिल को तो क्या करना पड़ेगा? पहले डिसऑनर. तो इसमें 3 स्टेजेस में एंट्री होती है: डिसऑनर, इंटरेस्ट एंड न्यू बिल इन कैश. पहले ड्रॉअर के नजरिए से देखते हैं. फिर से वाई से पैसा और बिल्स रिसीवेबल का असेट कम हो जाएगा. बिल्स रिसीवेबल के बदले और ऑप्शंस क्या हैं? बैंक, जेड या BSFC. बैंक तब आएगा जब मैंने बिल ऑलरेडी डिस्काउंट करा लिया हो. जेड तब आएगा जब मैंने बिल क्या किया हो? एंडोर्स. BSFC कब आएगा? जब मैंने बिल भेजा हो फॉर कलेक्शन. इधर अमाउंट 10,000 ही आता है. जनरली इसमें नोटिंग चार्जेस क्यों नहीं होते हैं? क्यों? क्योंकि ड्रॉई ही बता रहा है कि भैया रिन्यू कर लेते हैं, तो फिर बैंक के पास जाने की जरूरत, मतलब नोटिंग करवाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो मेच्योरिटी डेट से पहले ही जनरली थोड़ा सा कैश भी दे देता है प्लस नया बिल भी साइन करके दे देता है. तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज अपन उसी दिन कर लेते हैं, तो कोई टेंशन नहीं आती है. ठीक है. अभी इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे चार्ज होएगा? समझो 10,000 का बिल है, वो 4,000 अभी दे रहा है, 6,000 बाद में दे रहा है, तो इंटरेस्ट 6,000 पे चार्ज होएगा. पीरियड कितना रहेगा? न्यू बिल का पीरियड रहेगा और इंटरेस्ट रेट जो मेंशन किया हो. अगर कंप्यूट करने को नहीं बोला है, डायरेक्ट बोला है, तो आप डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हैं. वाई से पैसा लेना है असेट बढ़ाने के लिए डेबिट, इंटरेस्ट नाम की इनकम बढ़ाने के लिए क्रेडिट. ये दो एंट्रीज बहुत, ये तीनों एंट्रीज अदर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में हो सकती है या मल्टीपल तरीकों से हो सकती है. मैं हार मान चुका हूँ कई बच्चों को ये समझा के कि यही स्टेप्स फॉलो करने हैं. मैं देखता हूँ फिर भी बच्चे बोलते सर ये इंटरेस्ट कैश में आ गया, मैं पहले ही लिखना. मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, मुझे मत बताइए. आई डोंट वांट टू नो. मुझे लाइफ में कभी नहीं बताइएगा कि सर ये 3 एंट्रीज के बदले हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था मैंने बताया था, मैं मानता हूँ मल्टीपल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. यहाँ पे जो मैं सिखा रहा हूँ वो सबसे ईजीएस्ट कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपका कुछ भी मिस होएगा. पहले बिल करो, फिर इंटरेस्ट कितना अक्रू हो रहा है वो करो, और फिर इकट्ठा मिला के सब कुछ रिसीव करो. जब रिसीव करेंगे जितना पैसा आएगा उतने के लिए कैश बैंक का असेट बढ़ जाएगा, जितना बिल आएगा उतना बिल्स रिसीवेबल टू वाई. इंटरेस्ट का नंबर कैश में भी हो सकता है, बिल में भी, डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, और उसको अकॉर्डिंगली ऐड कर देना. हाँ या ना? नेक्स्ट, ये क्या बोलेगा? इसकी बिल्स पेबल की लायबिलिटी खत्म हो गई, एक्स नाम की लायबिलिटी फिर से बढ़ गई. इंटरेस्ट इसका खर्चा है, पेबल किसको है? एक्स को. जब पे करेगा फिर से एक्स नाम की लायबिलिटी कम हो जाएगी टू कैश बैंक टू बिल्स पेबल. हाँ या ना? चले आगे. ये एंट्री ऊपर हो चुकी है ऑलरेडी. 2 बार लिखी बेवकूफ ने, दोनों बार गलत लिखी है. मेरा नहीं है लिखा हुआ, किसी स्टूडेंट का. मेरे वाला कौन सा लिखा हुआ था? वो खराब हैंडराइटिंग वाला, NPO जैसे मैंने लिखा हुआ था. क्या बोलना? हाँ, ये मेरा नहीं हो सकता है. चलो, ड्रॉई बिकम्स
इंसॉल्वेंट, है ना। तो पहले तो बिल डिसऑनर करना पड़ेगा, फिर से वाई से पैसा लेना है, बिल्स रिसीवेबल का असेट क्या हो जाएगा, कम। वही सारे ऑप्शंस रिन्यूअल वाले यहाँ पे भी आ सकते हैं। जब पैसा आएगा इवेंचुअली, तब कैश बैंक का असेट बढ़ जाएगा जितना आया, और जितना नहीं आया वो क्या हो जाएगा, बैड डेट्स टू बिल्स रिसीवेबल नहीं, क्या आएगा, टू वाई, क्या आएगा, टू वाई की बुक्स में बिल्स पेबल टू एक्स, लाइबिलिटी खत्म और नई लाइबिलिटी आ गई। जब पे करेंगे वापस से एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू डेफिशिएंसी, जितना पैसा हम पे कर पा रहे नहीं है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, जल्दी से एक बार एंट्रीज पढ़ लो सब लोग, मैं 5 मिनट फिर से दे रहा हूँ, जल्दी से एक बार एंट्रीज पढ़ो फिर आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन वाले भी प्लीज कंफर्म कीजिए इफ दे हैव अंडरस्टूड। ईशान भैया कसम से एक बार क्लास में आएंगे ना तो अपन इस बारे में बात करेंगे कि अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो इसका क्या मतलब है। और प्रथम मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था भाई। ईशान एक बार वीडियो चालू करना। चेहरा नहीं दिख रहा है तेरा। मैं सिर्फ इसलिए चेहरा देखना चाहता हूं, मैं याद रखूं किसको पीटना है मेरे को। तुम लोग बता दोगे ना नेक्स्ट टाइम ईशान आएगा तो। देख मेरे को नाम से बच्चे जनरली याद नहीं रहते हैं, इसलिए मैं सिर्फ मेमोरी में फिट करना चाहता हूं तेरी शक्ल देख के एक बार, कि जब भी तू नेक्स्ट मिले। मैंने बोला था भाई अपन सोचेंगे, और फिर मैंने लास्ट वीक ही इनफैक्ट आपको बता दिया था अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही स्टार्ट करेंगे कि आपको 12th के रिवीजन में भी हेल्प हो जाए। इनफैक्ट मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई भी सम सिवाय अकोमोडेशन बिल्स के मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। आप लोग अगर एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं कि सर कुछ कराने वाले हैं आज के लेक्चर में, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं कुछ नहीं कराता हूँ ऐसा बोल रहा है। चलो चलें आगे। गाइज मेच्योरिटी डेट के लिए 3 चीजें होती है, एक होती है डेट ऑफ ड्रॉइंग, एक होती है डेट ऑफ साइट, एक होती है डेट ऑफ। अगर बिल बोला हो आफ्टर डेट, क्या बोला हो, तो कहां से काउंटिंग स्टार्ट करने का, डेट ऑफ। ये वो डेट होती है जिस दिन ड्रॉअर बिल बनाता है या ना। एक होती है डेट ऑफ साइट, ये वो दिन होता है जिस दिन ड्रॉई को बिल मिलता है या ना, जब वो पहली बार बिल को देखता है। अगर बोला हो आफ्टर साइट तो यहां से स्टार्ट करनी होती है काउंटिंग, है या ना। और होता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन वो साइन करके ठप्पा लगाता है अपना। अगर डेट ऑफ साइट नहीं दिया हो तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस को ही डेट ऑफ साइट समझ के चलने का, और आफ्टर साइट बिल का कैलकुलेशन यहां से करने का। सबको समझा? सभी बिल्स में 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड होता है एक्सेप्ट बिल एट। बिल एट साइट का क्या मतलब होता है, जिस दिन देखा जिस दिन सामने वाले ने बोला उस दिन पे करना पड़ेगा। जिस दिन ड्रॉअर प्रेजेंट करेगा उस दिन आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है सभी लोगों को? उसके बाद अगर 1 जैन है और 3 महीने कंप्यूट करने को बोला है तो जैन से फेब, फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल। 1 अप्रैल पहुंचे, फिर 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर दो तो फाइनल आपका लीगल ड्यू डेट क्या हो गया, 4 अप्रैल। 1 अप्रैल क्या है, नॉमिनल ड्यू डेट। जनरली नॉमिनल ड्यू डेट कहीं बोलते नहीं है, सिर्फ ड्यू डेट बोला है तो आपको लीगल ड्यू डेट ही कंप्यूट करना है। सबको समझा? अच्छा, अभी ये ऐसे करने में कभी कभार डिफिकल्टी कैसे आती है, समझो 31 जैन से 1 महीना बोला होगा। कब से? तो प्रॉब्लम ये 31 फेब तो होता। अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो उस महीने की लास्ट डेट लो, तो 28 फरवरी। और अगर जैसे 2020 है, लीप ईयर है, तो 29 फरवरी। और फिर 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करोगे तो 3 मार्च पे पहुंच जाओगे, हाँ या ना। तो when you are adding months and a corresponding date is not available in the final month, you take the last date of that month. Is that clear? Nominal due date अगर public holiday हो तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। Legal due date public holiday नहीं होना चाहिए। समझो मैंने 15 जुलाई को बिल ड्रॉ किया, 1 महीने का ड्यू डेट है, 1 महीना है, तो 15 अगस्त आएगा,
उससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं। 3 डेज ऐड करके 18 अगस्त अगर पब्लिक हॉलीडे होता तो मुझे फर्क पड़ता। वो भी क्या, वो हम आगे देखेंगे। डेज वाले कैलकुलेशन में कैसे करते हैं? जैसे 10th जैन है, जैन में कितने दिन है? 31, उसमें से 10 चले गए, डेट ऑफ ड्राइंग को जाने दो, है ना? क्योंकि तुमको या तो स्टार्ट वाला है तो एंड वाला एक दिन लेना है, तो अपन एंड वाला लेते हैं। अभी जनवरी के 21 दिन बाकी हैं, फरवरी के, ये मैंने लीप ईयर अज्यूम किया है, मार्च के 31, ये सब ऐड करके कितना हुआ? 81 हुआ। 9 दिन और बाकी थे तो अप्रैल के 9 दिन लिए, नॉमिनल ड्यू डेट आ गया, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड किए, 12th अप्रैल इज लीगल ड्यू डेट। सबको समझा? अगर लीगल ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे है तो हम प्रीवियस वर्किंग डे लेते हैं। कौन सी डेट्स याद रखनी है? 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। क्लियर है? और अगर लीगल ड्यू डेट एक सडन हॉलीडे है तो अगला वर्किंग डे, क्योंकि कोई कर्फ्यू वर्फ्यू डिक्लेयर हो गया, पहले से तो पता नहीं था दंगे होने वाले हैं, तो हम अगला ड्यू डेट, अगला वर्किंग डे लेते हैं। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट, ये SYJC वाला बंद कर देते हैं हम। इश्यू ऑफ शेयर्स का थियरी भी, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, लीफ। अब हमें काम है किससे? CA फाउंडेशन से। एक बार CA फाउंडेशन का सिलेबस भी डिस्कस कर लेता हूँ। पहला लेक्चर है फाउंडेशन का, आज 5-10 मिनट इस पे व्यतीत कर लेते हैं। वर्किंग नोट बनाने का जरूरत है क्या फॉर कैलकुलेशन? नहीं, ये वर्किंग आप रफ में बना के लीगल ड्यू डेट सीधा आंसर में कहीं पे भी लिख सकते हैं। ठीक है? ड्यू डेट की कंप्यूटेशन का वो कोई वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए स्क्रीन की तरफ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या अभी CA फाउंडेशन के हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है? स्क्रीन की तरफ देखिए। पहला पॉइंट क्या है? पहला चैप्टर कौन सा है? अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या आता है? मैं इनफैक्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस ही चालू करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, लेजर, कैश बुक, पेटी कैश बुक, लेजर बोला मैंने? हाँ, ये सारे छोटे मोटे टॉपिक्स का रिवीजन हो जाएगा। और फिर रियल, नॉमिनल, पर्सनल, ये वो सारा टाइम पास इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है? तो वी विल डू अकाउंटिंग प्रोसेस फर्स्ट आफ्टर दिस। फिर BRS और रेक्टिफिकेशन और डेप्रीसिएशन, ये देख रहे हैं 2, 3 एंड 5, ये आपके 11th से रिलेटेड टॉपिक्स है। ठीक है? क्या क्या? BRS, रेक्टिफिकेशन एंड, मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर रेक्टिफिकेशन का कोई मुझे मेरा वीडियो मिलता है यहाँ पे, जो मैंने एंड में लिया था आई गेस, तो मैं वो वीडियो शेयर करूँगा। हाँ, और फिर आप लोग वो वहाँ से रेक्टिफिकेशन एक बार देख के आइए। मैं क्लास में रिविजिट करवाऊँगा, बट अगर वीडियो देखा रहेगा तो अपने को थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। सेम गोज फॉर BRS एज वेल। बट वीडियो के चांसेस अगर कम रहे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट से करा दूंगा। 2-2, 3-3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे पर चैप्टर, बिकॉज ऑफ दैट वी विल इनकर दैट टाइम। इज दैट ओके? ठीक है। डज नॉट मीन कोई बच्चा ये बोलेगा सर मैंने 11वीं में BRS पढ़ा हुआ है, आपसे मैं नहीं आ रहा हूँ, तेरे को आने का है। क्लियर है? चलिए, तो ये 3 आपके 11th से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज एक नया टॉपिक है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स, इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट नया है जो हमने अभी तक सीखा नहीं है, बट जनरली मैन्युफैक्चरिंग वाले सम्स नहीं आते हैं। जनरली जो आपने 11वीं में सीखा है वैसा ही 11वीं वाला ही आता है, बट विथ सो मेनी लाइन आइटम्स एंड सो मेनी एडजस्टमेंट्स कि घबराहट हो जाएगी टैली करने में। ठीक है? और एक क्या होता है इसमें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एक अकाउंट बनाना पड़ता है, कैपिटल का भी अकाउंट बनाते हैं, तो थोड़ा सा एक का चीज़ें अलग है। मतलब दिस इज मच मोर इन डिटेल एज कंपेयर टू व्हाट वी हैव डन अर्लियर। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री था, याद है 11वीं में एक टॉपिक बहुत इजी वाला। ये उसका 200% कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है। तो जैसे बिल्ली और शेर सेम फैमिली से होते हैं, पता है? ये वैसा है। वो भीगी बिल्ली था, ये शेर है। क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत बोला क्या? ऐसे क्यों उसने किया? तो नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। इसमें अगर कोई चैप्टर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंट्स टेस्ट करता है CA फाउंडेशन में, तो मैं मानता हूँ वो है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। किसका डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है इस चैप्टर में टेस्ट होंगे। ठीक है?
कंट्रोल रखना सम में थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा. टफ अगर आप मुझसे बोलोगे तो जिसको फ्लो मतलब फ्लो में बैठ जाएगा उसको तो बहुत इजी लगेगा, वरना फिर आप अगर उसको दिमाग लगा के नहीं करेंगे, मैकेनिकली करने जाएंगे तो ये सम नहीं ही हो पाएगा. ठीक है. फिर एनपीओ है जो हमने सीखा हुआ है. एनपीओ में अभी क्या होएगा? अरे यार ये वेटेज वाला सवाल मत करो ना भाई, नहीं होता है सीए फाउंडेशन में. मत 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 भूल जाओ इसको. कोई गारंटी नहीं है. उनका मन चलेगा पार्टनरशिप में से भी 100 मार्क का दे देंगे, मन करेगा किसी चीज में से भी कुछ नहीं देंगे. आई अंडरस्टैंड पार्टनरशिप में जनरली आता है 20-25 मार्क का ये वो, बट ये इस स्टेज पे सोचने की जरूरत ही नहीं है. ये अप्रोच सीए के लिए एकदम गलत है. मैं आज तक बता दे तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम्स क्लियर किए. कसम खा के बोलता हूँ मैं आज तक कोई भी चैप्टर की कभी वेटेज देख के नहीं किया था. देखो कुछ एक बेसिक चीज़ों का आइडिया रहता है, आप किसी से बात करते हैं या वो, बट मैंने वो एनालिसिस करके चैप्टर्स कभी नहीं पढ़े. एंड बाय गॉड्स ग्रेस दैट हैड हेल्प्ड मी अ लॉट. प्लीज़ ये अप्रोच ही मत रखो कौन सा वेटेज है. तुम सारे चैप्टर्स ही पढ़ने यही समझ के चलो. हाँ, इफ़ पुश कम्स टू शव एंड में तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम देखना कि क्या स्ट्रैटेजी बेटर है. आज तो वो सिचुएशन नहीं है. वेटेज मैं अभी बता रहा हूँ, मैं से डेली चैप्टर्स में पूछना ही मत. कोई भी चैप्टर आ सकता है कितने भी मार्क के लिए. जो चैप्टर्स के सम्स जनरली छोटे रहते हैं उनका ये मैं मानता हूँ बस वो 16 मार्क वाला सम नहीं पूछेंगे, 8 या 10 मार्क का सम पूछेंगे. जो बड़े टॉपिक्स हैं जैसे एनपीओ है, फाइनल अकाउंट्स है, सिंगल एंट्री है, इनके सम 16 मार्क के लिए भी आ सकते हैं. वरना जनरली किसके लिए आते हैं? 8 या 10 मार्क के लिए आते हैं. जैसे आप में से पूछो कि सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 16 मार्क का सम आ सकता है क्या? तो नहीं. बीआरएस का 16 का आ सकता है क्या? तो नहीं, है ना. रेक्टिफिकेशन का 16 का आ सकता है क्या? नहीं. तो इनके 8 या 10 मार्क के सम आएंगे. पेपर पैटर्न कैसा है? पहला 20 मार्क क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है, जिसमें 5-5 मार्क के 4 क्वेश्चन है. फिर आई थिंक 16 मार्क के आपके 6 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 5 करने हैं, 80 मार्क वो हो गया. तो हर 16-16 में कॉम्बिनेशन 2-2 चैप्टर का कुछ भी पूछ लेते हैं. मोस्टली दिस इज द पेपर पैटर्न अनलेस कुछ चेंज हुआ हो रिसेंटली, विच वी विल चेक लेटर. एज ऑफ टुडे तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं है. ठीक है. प्रथम आपका बैकलॉग आपको क्लियर करना है इमीडिएटली यार. मैं ऐसे प्लानिंग पूरा आगे पूरे साल का चैप्टर वाइज नहीं दे पाऊंगा इस स्टेज पे. आप प्लीज़ उसको क्लियर करके रखिए. और ये पार्टनरशिप और वो पार्टनरशिप में ज़मीन आसमान का अंतर है. प्लीज़ एक बस बेनिफिट है, अपन ने अभी क्या किया अगर आप देखेंगे तो 12th की जो अपनी टेक्स्ट बुक थी वो भी अच्छी खासी मोटी थी. अपन ने क्या किया, जो भी 12th में सम्स किए ना उसमें थोड़े अपन ने हर चैप्टर में एक्स्ट्रा भी कर लिए जो अपने को थोड़ा सीए फाउंडेशन में भी काम आ जाएंगे. अभी जैसे मैं आपको नीचे जाके एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर दिखाऊंगा. देखो ये एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर 237 से 252 ऐसे 15 पेज का टॉपिक है. इससे ज़्यादा बड़ा तो अपना 12th में था कि नहीं था. तो इसमें सिर्फ 9-10 सम है. क्यों? क्योंकि अपन ने जो भी 12th के लेवल के सम्स फाउंडेशन में भी आते हैं वो 12th में ही कवर कर लिए. समझ रहे हो मेरी बात. प्लस आपको 2 बुक्स मिली है कि नहीं मिली अकाउंट्स की? क्लास वर्क बुक मिली है आपको? नहीं 12th फाउंडेशन की भी 2 बुक्स हैं. मैं आपको दूसरी बुक भी दिखा दूंगा. ये कौन सी है? क्लास वर्क वाली है. हाँ, वॉल्यूम 1 ना, क्लास वर्क सेक्शन यही वाली है ना. देख इसमें एंड तक 410 पेज तक है कि नहीं है? एंड में 410 पेज है एंड में, देख है ना. तो ये आपकी क्लास वर्क बुक है. एक होमवर्क सेक्शन की बुक अलग है जो मैं बोलता हूँ आज आपको दे दें. और हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ. इधर देखो, जैसे ये देखो, ये मैंने यहाँ पे कराया क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 1 में. नीचे इसका क्या लिखा है? होमवर्क क्वेश्चन 1. इसका मतलब है होमवर्क बुक में से जाके क्वेश्चन नंबर 1 अब आप सॉल्व कर सकते हैं. आप इतने आलसी हैं उसके लिए पेज नंबर रेफरेंस भी दिया हुआ है. बोले ये तो इतने निकम्मे जिंदगी बनाने ही नहीं चाहते, हम कुछ कर लेते हैं. दिस इज वेरी ग्रेट एफर्ट टेकन बाय अनीश सर. और एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में दोनों बुक्स हैं. मेरा इसमें 0 एफर्ट है. आई डोंट लाइक टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्सेज वर्क. एंटायरली बिल्ड बाय अनीश सर. ग्रेट मटीरियल टू स्टडी. बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस उनको उतना नॉलेज है, तो उसको यूटिलाइज करो. अभी उसको वेस्ट मत करो.
मैं डेली बोलूंगा नहीं कि अपने इतने क्वेश्चन तक हो गया और ये रेफरेंस, तुमको डेली जब रिवाइज करोगे, आज सर ने कितने पेजेस करा दिए, यहाँ तक करा दिया, इसके बीच में कौन से होमवर्क सम्स का रेफरेंस आया है, और वो जाके सॉल्व करना है। क्लियर है सभी लोगों को? सबको समझा है ये बात? होमवर्क बुक भी आज नहीं तो कल में ले लो, कोशिश करो आज ही ले लो। रेडी है वो, प्रिंट मतलब प्रिंट होके भी आई हुई है, किसी वजह से मिस हो गई शायद, वो सर को पता नहीं होगा जिसने दी होगी। किसने दी थी तुमको बुक्स? मैम ने दी थी क्या? तो वो पता करके ले लेना आजकल, ठीक है? सारी की सारी चैप्टर्स में एग्जैक्ट एक बुक है, छोटी बुक है वो, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस है, थियरी वियरी नहीं है ना, समझ रहे हो? तो वो सिर्फ और सिर्फ होमवर्क सेक्शन की बुक है, उसको भी पूरा का पूरा अपने को सॉल्व करते रहना है साथ साथ। क्लियर है सभी लोगों को? इसमें आज कसम खा लो कि कोई बैकलॉग होगा ही नहीं। बैकलॉग मैक्स 3-4 दिन के लिए हो सकता है जब तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे हैं और यहाँ पे लेक्चर्स चल रहे हैं, और वो है तो फिर वो वीकेंड, ये मत बोलना मेरे अगर समझो आज किसी के एग्जाम्स चल रहे हैं, बोलता है सर मेरे फ्राइडे तक एग्जाम्स है, तो फ्राइडे तक एग्जाम्स है तो मैं समझता हूँ कि आप होमवर्क सम्स नहीं कर पाएंगे ट्यूसडे और थर्सडे के लेक्चर के लिए, बट फिर सैटरडे संडे आप एग्जाम खत्म करने के नाम की खुशी नहीं मनाएंगे, आप सैटरडे संडे अपना बैकलॉग क्लियर करेंगे। इज दैट क्लियर? प्लीज कसम खा लो, क्योंकि फिर वो स्टेज आ जाएगा वापस से कि उतना बिल्डअप हो गया, और ये मत सोचना अरे नवंबर दिसंबर जैन में टाइम रहेगा, नवंबर दिसंबर जैन कहाँ चले जाएगा पता नहीं चलेगा। तुम ये सोचो अगर क्लासेस का थोड़ा सिलेबस बाकी है तब हम भी एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेंगे, क्योंकि कॉलेज की छुट्टियां वुट्टियां रहेंगी, फिर थोड़ा सा तुम्हारा 12th का प्रिपरेशन का प्रेशर आ जाएगा। चाहे कितना भी बोलो ये तो नहीं सोच सकते ना 12th में 50% ले आएंगे, क्या? क्योंकि आगे कहीं अगर कभी सीए नहीं हुआ और कुछ और पढ़ाई करनी रही तो 12th का परसेंटेज भी काम आएगा। यू कैन नॉट स्पॉइल योर 12th परसेंटेज, एमबीए कॉलेजेस को मैटर करता है, तो इसीलिए सब चीज़ को सोचते समझते हुए सब चीज़ पे टाइम देना पड़ेगा। तो प्लीज़ जनवरी फरवरी तो मेरे को लगता है 12th में ही चले जाता है, मैक्स तुम दिसंबर तक एफर्ट्स डाल सकते हो। मैं होता तो मैं मिड जैन तक भी सीए फाउंडेशन पढ़ता, मैं बोलता एक महीना फिर मिड जैन से मिड फेब में 12th पढ़ूंगा, अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव ऑलरेडी डन। ऐसा नहीं है मैं अभी कुछ कर ही नहीं रहा हूँ 12th का, सितंबर तक तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर तक, नवंबर दिसंबर मिड जैन तक ज़्यादा सीए फाउंडेशन करता, कम 12th करता, सिर्फ थियरी और लैंग्वेजेस थोड़े पढ़ता, क्योंकि अकाउंट्स मैथ्स तो आई एम अज्यूमिंग क्लासेस के साथ ही 12th का खत्म करके रख लिया है मैंने, सिर्फ थोड़ा बहुत रिविजन वीकेंड्स पे करता उतना। दिस इज हाउ यू प्लान। तुम्हारे कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है, एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि मैं किस टाइम पे क्या पढ़ूंगा, कैसे रिवीजन करूंगा। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर आपने अप्रैल में पढ़ा था, आज देख लीजिए जुलाई में भी रिकलेक्ट करना मुश्किल है, फेब में तो रिकलेक्ट करना कितना मुश्किल होगा, राइट? तो कॉन्स्टेंटली एट रेगुलर इंटरवल्स कैसे किसी किसी चैप्टर को पढ़े हुए को हमको रिवाइज करना है वो भी सोचना पड़ेगा। तो ये सबको पैटर्न समझा बुक का? हाँ बोलिए प्रथम। What was your strategy for revision? यही तो मैंने बोला, अगर जैसे 12th के सारे टॉपिक्स हो गए हैं, एवरी संडे 3-4 टॉपिक ले लो, 2 अकाउंट्स के 2 मैथ्स के रिवाइज करो। और रिवीजन मतलब क्या, पूरा पूरा दिन नहीं डालना है, अकाउंट्स के एक टॉपिक को रिवाइज करने में 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर तुमने कॉन्सेप्ट बुक अच्छे से बनाया है और सम्स मार्क किए हैं कि कौन से सम्स इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, वरना फिर वही है, ये स्ट्रैटेजी आज पूछ के फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा वरना। समझ रहा है सबको? चलिए, विद दैट बीइंग सेड लेट्स गेट इनटू द टॉपिक ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कौन से पेज नंबर पे है? 57 पे। इवनिंग लेक्चर्स आई हाईली डाउट, आपको एक बार नारायण सर से डिस्कस करना पड़ेगा, एंड मोस्ट स्टूडेंट्स विल ऑल्सो नॉट अग्री, तो आई एम नॉट श्योर इफ दैट वुड बी पॉसिबल। हाँ मतलब तो तुम सर को क्यों नहीं बोल रहे हो? मेरे को समझ मैं एक बार तुमसे ब्रेक में बात करता हूँ। चलो गाइज, वील डिस्कस इन ब्रेक। स्क्रीन की तरफ देखें। चलो
चलो गाइस स्क्रीन की तरफ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट्स इंट्रोडक्शन दिया, ये सब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, सेम 12th का ही है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, ये भी मैंने आपको 12th में बताया हुआ है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन दी है, ये भी किया हुआ है हमारा। अरे हाँ है ना, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ऐसा नहीं बारिश हुई तो पैसे दूंगा। साइंड बाय द मेकर, ड्रॉयर साइन करता है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, इंसान फिक्स रहता है ड्रॉई। सर्टेन सम ऑफ मनी, अमाउंट भी फिक्स रहता है, जितना तेरा मन करे नहीं चलता है। ओनली टू और द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाना सीखा है हमने 12th में, ये गो थ्रू कर लीजिएगा, मैं इस पे टाइम नहीं डाल रहा हूं, ठीक है, चलेगा। सॉरी, जनरली पूछते नहीं है, जनरली पूछते नहीं है। हाँ आ सकता है, सिलेबस का पार्ट है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। पेई ऑफ बिल बताया यहाँ पे, ऑप्शन 1 2 3 ये सब दिया है यहाँ पे, ये सब हम कर चुके हैं। 3 days ऑफ ग्रेस, ये वो सब हो गया है ना। अकाउंटिंग भी हो गया है हमारा। अरे यार क्या सब कुछ हो गया। प्रश्न क्रमांक 1, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए। क्या हाँ, थियरी पूरा कवर कर लिया ना, वरना क्या होता है नोट्स में, टेक्स्ट बुक जो होती है हमेशा उसमें कुछ ना कुछ जनरली एडिशनल मिल जाता है, एक आध पॉइंट अपना डिस्कस करना रह जाता है, वो मैं यहाँ से कर देता हूँ। लकीली इस चैप्टर में वैसा कुछ मिला नहीं। चलिए स्टार्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, कैल्सी यूज कर सकते हैं। आज से कई लोगों को एहसास होएगा कैल्सी यूज करने लायक भी नहीं है वो लोग। अच्छा मैं बता देता हूं अभी चैप्टर्स ना गाइस 2 प्रकार के होंगे जो हम पढ़ेंगे आज से। सब लोग ध्यान से सुनिए, 2 टाइप के चैप्टर्स होंगे जो आज से हम पढ़ेंगे। एक ऐसे चैप्टर होंगे जिसमें कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है, तो मैं आपको सम्स करने का टाइम दूंगा, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, या पार्टनरशिप के कोई जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वहाँ पे एक बार कॉन्सेप्ट समझा दिया तो वो सब में क्या करूँगा, मैं आपको टाइम दूंगा और अपने पास जो सोल्यूशन है उससे वील गो थ्रू एंड डिस्कस कि क्या आपकी मिस्टेक्स है, आप रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। देन देयर इज अनदर सेट ऑफ टॉपिक्स जिसमें जैसे कंपनी अकाउंट्स हो गया या पार्टनरशिप के एडवांस्ड वाले सम्स हो गए, जहाँ पे ऑब्वियसली हमने पहले कभी किया हुआ नहीं है तो आप लोगों को थोड़ा चैलेंज फेस होएगा, तो उसमें सम्स मैं कराऊंगा स्क्रीन पे, जो अपन साथ साथ में विद एवरी स्टेप करेंगे। आप समझ रहे हैं? ये वाले के लिए यार उतना टाइम डालना वर्थ नहीं होगा कि पहले मैं आपको टाइम दूं फिर मैं करने का टाइम लूं पूरा, तो समवेयर और दी अदर वील हैव टू कट शॉर्ट। आप समझ गए किस टाइप के हैं? अगर मेरे को लगेगा उतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बच्चे खुद से नहीं ट्राई कर सकते, तो मैं स्टार्ट से करूंगा, अपन एक एक स्टेप साथ साथ में सॉल्व करेंगे। अगर मेरे को ऐसा लगेगा बहुत बेसिक है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो मेरे हिसाब से आप बोर्ड्स के लिए तो रेडी हो, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में नया है फॉर सीए फाउंडेशन, तो उसमें मैं आपको टाइम दूंगा एंड वी विल क्विकली डिस्कस यूजिंग द स्टैंडर्ड सोल्यूशन दैट वी हैव। इज दैट क्लियर? ऑन 5th February मिस्टर ए, पहले तो अकाउंटिंग किसकी बुक्स में करना है मिस्टर, सब कुछ मिस्टर ए के नजरिए से देखना है। 5th Feb को ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, 4 बिल ड्रॉ किए, 40, 30, 20, 10 मिला के 1 लाख होता है, जिसके सामने के गुड्स उसने कब बेचे थे? 5th Jan को। मैंने काफी बच्चों की बुक्स में भी देखा लोगों ने सेल्स की एंट्री नहीं पास करी है, मैंने स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी देखा उन्होंने भी सेल्स की एंट्री नहीं पास करी है। उनका भी अजम्पशन ये है कि 5th Feb से अकाउंटिंग स्टार्ट हो रही है, वो पास्ट में सिर्फ रेफरेंस दिया है। मैं इसमें ये मानता हूं कि आपको सेल्स की एंट्री पास करनी चाहिए क्योंकि आपको स्पेसिफिक डेट दिया हुआ है बहुत क्लियरली। तो मैं अगर एग्जाम में ये सम कर रहा हूं तो मैं एक डेट 5th Jan डाल के एक एंट्री लिख दूंगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख 1 लाख। इज दैट क्लियर? सबको समझा है ये बात?
जितने भी बच्चों ने सेल्स की एंट्री नहीं करी है प्लीज 5th फेब की डेट डाल के 5th जैन की, आई एम रियली सॉरी, जैन 5 की डेट डाल के बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स विद एन अमाउंट ऑफ 1 लाख लिख लीजिए। काफी बच्चों ने किया भी है, काफी बच्चों ने मिस कर दिया है। अरे भाई मिटा बेटा मत कुछ इतना, सिर्फ ऊपर लिख दो, थोड़ा बहुत करेक्शंस जैसा दिखेगा। सबको समझा? देख अगर ऐसे लिखा होता फॉर गुड सोल्ड टू हिम इन द पास्ट तो शायद नहीं लिखते। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, अभी 5th फेब को ए ने ड्रॉ किए, बी ने कब एक्सेप्ट करके दिए? 8th फेब को, हाँ या ना? तो एंट्री कब आएगी? 8th फेब को। 8th फेब को एंट्री क्या आएगी ए के लिए? हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 2 3 4, सबने नंबर 1 2 3 4 लिखा है? अकाउंट अकाउंट अकाउंट, डेबिट डेबिट डेबिट, 40 30 20 10 टू बी नाम का एसेट कम हो जाएगा, ये एसेट बढ़ गया, ये एसेट। इज दैट क्लियर? चलूं आगे? सबको विजिबल है सॉल्यूशन अच्छे से? नेक्स्ट, अभी इसमें आगे क्या हो रहा है? सबका मैच्योरिटी डेट कैसा है? 30 दिन, यानी 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना। पहला बिल हमने एंडोर्स किया किसको? and paid 8,500 to him by bearer check in full settlement of his account of, ठीक है। तो अभी 50,000 का उसका अकाउंट है, बट उसके सामने 40,000 का बिल दे रहे हैं और 8,500 रुपया चेक दे रहे हैं, तो मतलब 1,500 डिस्काउंट मिल गया कि नहीं मिल गया हमको? हाँ या ना? रिबेट नहीं, रिबेट रिटायरमेंट पे बोलते हैं, है मतलब सेम। 1,500 मतलब 1.5। out of the 50,000 that we owed him, we gave him a bill of 40 and we gave him a check of how much is the amount that is pending to be paid, but it is written in full settlement, तो we can assume वो 1,500 हम पे करने वाले नहीं है। is that clear? ठीक है, अभी इसकी कुछ डेट नहीं दी है ना? ठीक है, यहाँ पे लिख देते, अभी क्या कर सकते हैं, डेट नहीं दिया तो हम अज्यूम करेंगे सेम डे पे कर दिया है। अब वैसे ये सेम डे पे अज्यूम करना गलत है, बट ठीक है, कुछ लिखा है क्या यहाँ पे सेम डे? ठीक है, चलेगा। अभी जिस दिन बिल एंडोर्स करेंगे, सी जो हमारी लाइबिलिटी थी, वो लाइबिलिटी क्या हो गई बच्चों? सी नाम की लाइबिलिटी कम करने के लिए डेबिट 50,000 से, हाँ या ना? बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 का एसेट कम हो गया, कम करने के लिए क्रेडिट 40,000, हाँ या ना? बेरर चेक दिया तो भी पैसा तो मेरे बैंक अकाउंट से ही जाएगा, 8,500। किसी ने कैश लिखा है क्या बेरर चेक के नाम का? लड़का रहा तो चाटा, लड़की रही तो बेइज्जती। हाँ चलेगा। 1,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इज इट क्लियर गाइस? सब लोग कंफर्म कीजिए, सबको समझा है ये वाला एंट्री? ठीक है, अब नेक्स्ट बिल के बारे में क्या बोला है? सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक ऑन 8th Feb at 12% एंड द थर्ड बिल वॉज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 30th April। सारे बिल्स बी ने ऑनर करे हैं और बैंक ने हमको 200 रुपए डिडक्ट किए थे फॉर कलेक्शन, है ना? तो पहले सेकेंड बिल के साथ क्या हुआ है? हमने डिस्काउंट करा है 8th Feb को 12% पे, ठीक है। कितने का बिल था? 30,000। हाँ, इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना था बच्चों? 2 महीना। हमने इमीडिएट 8th Feb को करा दिया, तो 2 महीने के डिस्काउंटिंग चार्जेस रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अरे हाँ या ना? अच्छा, एक और चीज है, इस सब में कुछ भी ये बोला नहीं है कि आफ्टर डेट है या आफ्टर साइट, तो क्या लेंगे? बिल्स का 2 मंथ्स, 30 डेज, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स नहीं, तो कुछ नहीं बोला होता तो आफ्टर डेट लेते हैं। तो ये सारी मेच्योरिटी पीरियड्स 5th Feb से काउंट होना स्टार्ट होंगी। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। लेट्स सी, इस सब में देख भी लेंगे हम, ठीक है ना? सबको समझा है? कोई बात नहीं, इतना घबराओ मत, इतना कुछ बड़ा बात नहीं है। चेक कर लेते हैं डेट्स कहाँ से है। मेरे हिसाब से आफ्टर डेट से होता है, अनलेस सीए फाउंडेशन में कुछ अजम्पशन अलग है तो विल चेक नाउ, ठीक है? वापस से ये चीज में मैं मानता हूँ क्या कोई टैलेंट है? अरे रियल लाइफ में तू बिल देख के पता कर सकता है ना आफ्टर डेट है आफ्टर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकेंड बिल जो बैंक के साथ डिस्काउंट करा है उस पर डिस्काउंट कितना आएगा? 40,000 पे 2 मंथ्स फॉर
सॉरी 30,000 पे 2 months फॉर 12%, हाँ या ना? तो 800 रुपये आ रहा है क्या? 30,000 है, सॉरी, हाँ। तो 29,400 मिलेगा हमको। बैंक अकाउंट डेबिट 29,400 8 फेब को, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 600, टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 30,000। यार बार बार मेरे पास मत आना सर, यहाँ पे डिस्काउंट लिखा है, आपने डिस्काउंटिंग चार्जेस सिखाया है। हाँ यार, वो डिस्काउंटिंग चार्जेस लिख दो यार प्लीज, थोड़ी छोटी छोटी चीजें क्लोज करना सीखो। हाँ नहीं नहीं, ऐसे लिख देना चलेगा, इनफैक्ट नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, सीए फाउंडेशन में कैलसी अलाउड है। ठीक है, चले आगे। अभी पहले तो इधर से आगे जाने से पहले ऑनेस्टली बताऊं तो मैं जानता हूं पहले बिल का मैच्योरिटी डेट आ गया होगा, है ना? क्योंकि अगला जो ट्रांजैक्शन है वो 30 अप्रैल का है कि नहीं है? कि जो हमने थर्ड बिल बैंक को भेजा है फॉर कलेक्शन ऑन 30th, उससे पहले बिल का क्या आ गया होगा मैच्योरिटी डेट? 5th फेब से एक महीना 30 डेज है, सॉरी फेब कौन सा है 2021, तो फेब में 28 दिन थे, अरे हाँ है ना? 28 में से 5 चले गए 23, तो 7 दिन अपन ने लिए मार्च के, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 10th मार्च, है ना? बट क्योंकि बिल ऑनर हो चुका है, मुझे 10th मार्च को कुछ भी करने की आवश्यकता, शुड आई मूव फॉरवर्ड? सेकेंड बिल जो मैंने अभी किसको किया था, बैंक को डिस्काउंट करवाया ना, उसका मैच्योरिटी डेट कितना है? 2 महीना, तो 5th फेब से 5th मार्च, 5th अप्रैल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 8th अप्रैल, बट वो भी ऑनर हो गया तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता। थर्ड बिल, अभी थर्ड बिल की 3 महीना है, तो 5th फेब से 3 महीना, मार्च अप्रैल मई प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 8 मई होता है कि नहीं होता है? कितना होता है? सबको समझा ये बात? 8 मई, बट उससे पहले उसको कहां भेजा है फॉर 30 तारीख को, तो 30 तारीख की एंट्री क्या होगी? बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल 20,000 20,000 देख रहे हैं। और देखो मैंने जैसा कि कहा था, कुछ नहीं बोला है तो स्टार्ट कहां से करना है? आफ्टर डेट, है ना? तो 5 फरवरी से स्टार्ट किया है, इसीलिए वो लोग 8 मई पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? 8 मई से स्टार्ट किया होता तो 8 फरवरी से स्टार्ट किया होता तो 11 मई पे पहुंचते कि नहीं पहुंचते? तो जो मेरा अजम्पशन था वो सही था कि नहीं था? 8 मई को हमने बैंक अकाउंट डेबिट 200 रुपए हमको चार्जेस भी लगे थे इसमें, तो इन्होंने कंबाइंड एंट्री पास करी है, बैंक अकाउंट डेबिट 19,800, बैंक चार्जेस 200, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 20,000, हाँ या ना? सबको समझा? ऑनलाइन एक सवाल है, डू वी लूज मार्क्स इफ द डेट इज रॉन्ग बट द एंट्री इन अमाउंट्स इज करेक्ट? विहान, वेरी ऑनेस्टली दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन। यू शुड अंडरस्टैंड दैट ऑब्वियसली यू विल लूज मार्क्स, वरना डेट का कॉलम बनवाते ही क्यों आपसे लाइफ में? जो भी चीज़ के मार्क्स ही नहीं है वो नहीं चलता है, याद रखिए। हाँ हाँ हाँ, तू ऐसा कर सकता था, बैंक टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 20-20, फिर बैंक चार्जेस टू बैंक 200-200, सेम डेट का, हाँ या ना? चलूँ आगे? ठीक है, लास्ट में आई रोट क्वेश्चन जस्ट बैंक एज दिस, तो हमने भी तो सब में बैंक ही लिखा है। अच्छा ये कैश बैंक वाला क्या? हाँ सिर्फ बैंक लिखा चलेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ऑन द ड्यू डेट सारे बिल मेट हो गए, तो चौथा जो बिल है वो 10,000 रुपए का है 4 महीने के लिए, 5 फरवरी से मार्च अप्रैल मई जून प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 8 जून पहुंचे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 10,000। इजी डिफिकल्ट? हाँ हाँ, वापस से मैं बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन पे इतना फोकस मत करो, अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। एक सिर्फ टोटल वाला चीज ना मैंने पूछा था, एक सर ने बोला लेते, एक सेकेंड ना, चलिए चले आगे, शुड वी मूव फॉरवर्ड? सबको समझा है? अच्छा, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें जो बता रहा था वापस से, प्रेजेंटेशन में एक टोटलिंग का बाकी है विच वील डिस्कस। मैंने जिस सर से पूछा था तो उन्होंने बोला 12th में तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स को 99 आए थे, कोई टोटल करके नहीं आया था, बट अब क्या पता एक मार्क इसलिए काटने हो तो मेरे मन में वो डाउट बैठ गया, तो बोला मैं एक आध जन से और बात करता हूँ। जितना मैंने अनीश सर से पूछा था वो बोले, आई थिंक उन्होंने यही, मैं एक बार मैसेज भी चेक कर लूँगा, उन्होंने बोला था लेना चाहिए,
इट मेक्स सेंस टू, आई डोंट डिनाई, फॉर्मेट तो वही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट कितना वो वर्थवाइल है उसके लिए टाइम डालना, वो एक सवाल अपने मन में है. विल डिस्कस दैट, डोंट वरी. चलें आगे. सबको अच्छे से समझा है? क्या लग रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सम्स आप लोग स्वतः ट्राई कर पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अभी होमवर्क वाला आ गया कि नहीं आ गया? इसमें आपको जर्नल है, इसके लिए रूलिंग मत करो, चलेगा. ये बहुत बेसिक वाला सम है. हाँ क्या? हाँ हाँ, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी था. थोड़ा रिवीजन हो जाएगा ना, तो अब तो खुद से कर ही पाने चाहिए होगा, ये मैंने 12th में भी कराया. तो नहीं, बिना रूलिंग के करो ये सम, जल्दी से करो. गाइज ये बहुत बेसिक सम है, इसको जितना शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सको लिखो. मैं इसमें टाइम नहीं बिताना चाहता हूँ. ये 12th में भी हमने किया हुआ सम है, सिमिलर या सेम, मेरे को याद नहीं. ये सिर्फ रिविजन के लिए, सब समझ रहे हैं ऑनलाइन वाले भी? जल्दी जल्दी भगाना है. चलिए, तीनों के नजरिए से सॉल्व करना है. ओम प्रकाश, पंकज और जगदीश. पहले ओम प्रकाश के नजरिए से. पंकज परचेज गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम ओम प्रकाश ऑन क्रेडिट. तो ओम प्रकाश ने गुड्स बेचे. ओम प्रकाश के लिए एंट्री क्या हो गई? पंकज टू सेल्स. ये रहा ओम प्रकाश, पहली एंट्री पंकज टू सेल्स ऑन 15 अप्रैल, 20,000. ओम प्रकाश ने बिल ड्रॉ किया जो पंकज ने एक्सेप्ट करके 18 अप्रैल को रिटर्न किया. तो 18 अप्रैल को बिल्स रिसीवेबल टू पंकज. अग्रीड. 20 अप्रैल को ओम प्रकाश ने बिल किसको एंडोर्स किया? इन फुल सेटलमेंट ऑफ. तो जगदीश नाम की लाइबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल नाम का असेट कम हो गया, और टू डिस्काउंट 1000 रुपए की इनकम हो गई. हाँ या ना? तो एंट्री हुई जगदीश टू बिल्स रिसीवेबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड. हाँ या ना? नेक्स्ट, ड्यू डेट बिल क्या हो गया? डिसऑनर. फिर से पैसा किससे लेना है? पंकज से. देना किसको है? जगदीश को. और जो जगदीश ने हमें डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट भी अब वैलिड. तो 20,000 से पंकज का असेट बढ़ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड की इनकम कम हो गई, और जगदीश को फिर से 21,000 देना है. इज इट क्लियर? हाँ या ना? पक्का? नेक्स्ट, यही सारे ट्रांजैक्शंस को अगर मैं पंकज के नजरिए से सोचूं, उसने 15 अप्रैल को गुड्स खरीदे, परचेजेस टू ओम प्रकाश. अरे हाँ या ना? उसने जब बिल एक्सेप्ट करके दिया तो ओम प्रकाश टू बिल्स पेएबल, और जब डिसऑनर किया तब बिल्स पेएबल टू ओम प्रकाश. बीच का एंडोर्समेंट से उसे कोई फर्क पड़ता? ठीक है. अगर मैं सोचूं जगदीश के नजरिए से, तो गुड्स खरीदने वाली एंट्री, बिल ड्रॉ करने वाली, बिल एक्सेप्ट होने वाली एंट्री से उसे फर्क. जब उसके पास बिल एंडोर्स हो क्या आया, वो बोलेगा बिल्स रिसीवेबल का असेट बढ़ गया 20,000, बट ओम प्रकाश का असेट कितने से कम हो गया? 21,000. तो 1000 रुपए उसने डिस्काउंट दिया, दैट इज डिस्काउंट अलाउड. हाँ या ना? और जब वो बिल डिसऑनर हो जाएगा तो यही एंट्री को वो एग्जैक्टली रिवर्स कर देगा. गलती से क्रेडिट करते टाइम डिस्काउंट रिसीव्ड मत लिख देना, डिस्काउंट अलाउड ही आएगा. ये बात क्लियर है सभी लोगों को? पक्का? अच्छा, एक और रिक्वेस्ट था. काफ़ी बच्चे मैंने देखा है, हैबिट है कि अगर रात को डिसाइड करते सुबह नहीं आने वाले हैं, रात को 10-11 बजे मुझे मैसेज करें. प्लीज़ डोंट मैसेज मी एट ऑल अगर आप 10-11 बजे रात को डिसाइड कर रहे हैं. मेरी भी पर्सनल लाइफ है, और 10 बजे मैं सो जाता हूँ. अगर मेरी क्लास है सुबह 7 बजे की, आई एम दैट सेंसिबल. आप नहीं हैं, वो आपका कॉल है. मुझे 10 बजे के बाद कभी भी मैसेज मत कीजिए, अनलेस कोई अर्जेंसी है, अगले दिन आपका एग्जाम है, देन ओनली. 10 बजे के बाद मुझे बिल्कुल नहीं जानना है कि कौन कल सुबह आने वाला है, कौन कल सुबह नहीं आने वाला है. इज इट क्लियर? There is a time when you should message someone. Don't be irrational or very unprofessional about it.
डोंट मैसेज मी एट 10:30 11 सेइंग कि ये रीज़न है मैं कल नहीं आ रहा. अगर आपकी हेल्थ भी खराब है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई कैन नॉट डू समथिंग. राइट, मैं कुछ नहीं कर सकता. आप नहीं आने वाले हैं तो वो अपडेट लेके मैं 11 साढ़े 11 बजे, क्या आपको क्या लगता है आप मैसेज कर रहे सर मेरे को थोड़ा बुखार हो गया 11:30 बजे मैं सोचने बैठा. अरे भाई मैं क्या करूँ. इफ देर इज समथिंग दैट आई कैन हेल्प एंड देर इज एनी इमरजेंसी, कॉल एट 2 in the night ऑल्सो. ठीक है, अदरवाइज डोंट मैसेज मी आफ्टर 10. ठीक है, इज दैट क्लियर. चलिए, नाउ वील टेक अ ब्रेक टिल 9:10. ऑनलाइन वालों को भी बता दें, हम वेरी सुन एक 1 नाइट का ट्रिप प्लान करेंगे, मे बी अलीबाग साइड. कोशिश करें कोई विला विला देखने की. वील गेट बैक टू यू सून अबाउट दिस. ठीक है, अपडेट्स. चलो, प्रश्न क्रमांक 3, क्या चाहते हैं मैं कराऊं या कैसे करना है. हाँ, कोई भी ऐसा बच्चा है जो चाहता है मैं कराऊं तो हाथ उठाइए, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. फिर जिसको ट्राई करना है वो करेगा. ठीक है, चल 2 मिनट का मैं आप लोगों को हेड स्टार्ट देता हूं, फिर मैं स्टार्ट करता हूं डिस्कस करना. हाँ, इसमें जर्नल प्रॉपर बना लो एकदम अच्छे से. नरेशंस मत लिखो, वो स्टिल हो गया, बहुत मक्खियां घुस गई. इन द बुक्स ऑफ ए हमें अकाउंटिंग करना है, ध्यान से देखिए. भाई ध्यान दे. ए के नजरिए से सारी अकाउंटिंग करनी है. 12 मई को ए ने गुड्स बेचा बी को फॉर 36,470 और उस पर 2 बिल ड्रॉ किए. 16,470 1 महीने का और 20,000 3 महीने के. बी ने दोनों एक्सेप्ट करके दे दिए. ठीक है, पहले 12 मई की सेल्स की एंट्री आएगी. ए ने गुड्स बेचा बी को, बी नाम का असेट बढ़ गया, सेल्स नाम की इनकम बढ़ गई. जर्नल एंट्री हमारी क्या हो गई, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 12 मई को. हाँ या ना, कुछ डिफिकल्टी इसमें. नेक्स्ट क्या हुआ, 2 बिल अपन ने ड्रॉ किए, उस पर दोनों एक्सेप्ट करके मिल गए हमें. बिल्स रिसीवेबल 1 2 दोनों का असेट, बी नाम का असेट. तो बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 2 2 बी. हाँ या ना, विद द रिस्पेक्टिव अमाउंट सेम डेट पे ये एंट्री पास कर दी. 5 जून को ए ने दोनों बिल किसको भेज दिए, टू द बैंक फॉर. तो दोनों बिल्स के असेट कम हो जाएंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन का असेट बढ़ जाएगा. तो ये रहा बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 2. हाँ या ना. पहले बिल की मेच्योरिटी डेट कितनी थी बेटा, और दूसरे वाले की कितनी थी, 12 मई से 1 महीना कब होएगा, 12 जून प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 15 जून. 15 जून को पहला बिल मेच्योर हो रहा है. द फर्स्ट बिल वॉज ड्यूली, तो हमारा बैंक का असेट बढ़ जाएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन का असेट कम हो जाएगा उतने से, 16,470. इसकी स्टोरी क्लोज. बट ड्यू टू सम टेम्पररी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बी फेल्ड टू पे ऑनर द सेकेंड बिल ऑन द ड्यू डेट. अभी सेकेंड बिल की ड्यू डेट क्या थी, 12 मई से कितने महीने, जून जुलाई अगस्त. तो 15 अगस्त आया, बट 15 अगस्त क्या है, पब्लिक हॉलिडे. तो 14 अगस्त लेना पड़ेगा, प्रीवियस वर्किंग डे. और कितने के नोटिंग चार्जेस पे हुए हैं, तो अब मैच्योरिटी डेट पे अपना बिल सेंड फॉर कलेक्शन का असेट, करेक्ट, नोटिंग चार्जेस बैंक के पास ही था, बिल वो कलेक्शन के लिए गया था, उसने अपने अकाउंट से लेके पैसे भर दिए. और पैसा किससे लेना है, कितना, 20,000 20 रुपए. हाँ या ना, ठीक है. अब 16 अगस्त को अग्री किया गया कि बी इमीडिएटली कितने रुपए पे करेगा, 820 नहीं है रे, in and accept a new bill at 3 months for 12,480 which included interest for postponement of part payment of bill. अभी सवाल ये इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 8,020 प्लस 12,480 करेगा तो 20,500 आता है. 20,500 में से 20,000 बिल का है, 20 रुपया नोटिंग चार्जेस का है, तो 480 रुपया इंटरेस्ट हो गया कि नहीं हो गया. इंटरेस्ट हमें लेना, इंटरेस्ट हमारी इनकम हो गई और बी नाम का असेट बढ़ जाएगा. बी टू इंटरेस्ट 480, ये समझा, पक्का.
कैसे किया? इंटरेस्ट का अमाउंट 8020 प्लस 12480 माइनस 20,020 रुपीज. इजी टफ. अब उसमें से 8020 कैश आएगा और बिल आएगा. ये एंट्री अपन क्या पास करते हैं? कंबाइन पास करते हैं. कैश अकाउंट डेबिट. इसमें क्लियरली कैश लिखा है तो हमने क्या लिखा? कैश. बिल्स रिसीवेबल नंबर 3, 2 पहले हो चुके ना इस सम में. टू बी अकाउंट 8020 12,480 मिला के अपना आ जाएगा 20,500. A immediately sent the new bill to the bank for on the due date and 1st October को approached A offering 12,240 for the retirement of the bill. अपन ने किसको भेजा है for the bank for collection? Immediately भेजा था. bill sent for collection to bills receivable number 3. October 1 को rebate कितना दे रहे हैं अपन? वो 12,240 दे रहा है 12,480 के सामने. तो 240 रुपया रिबेट हो गया कि नहीं हो गया? हमने पैसा लिया, बैंक का असेट बढ़ गया. रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन. बस दैट्स इट. चलो आगे चलें. गाइस ये वाला सब मैं डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखिए. पता है जवाब जानते हुए भी सवाल करने वाले आदमी को छोड़ जाने दे. ए भाई क्या? ये देख मारना इसको बाद में पकड़ के. नमन. हाँ अजंता फार्मा. चलो गाइस ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें अकाउंटिंग किसकी बुक्स में करना है? ए की बुक्स में. 12th में को गुड सेल किया 36,470 का. बहुत ही इजी एंट्री, बचपन से करते आ रहे हैं. B2 सेल्स. हाँ या ना? फिर हमने उस पर 2 बिल ड्रॉ किए. एक 16,470 का, एक 20,000 का, जो उसने एक्सेप्ट करके दे दिए. बिल्स रिसीवेबल का असेट बढ़ गया. नंबर 1, नंबर 2 और बी नाम का असेट कम हो गया. कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट 5 जून को हमने दोनों बिल कहां भेज दिए? टू द बैंक फॉर. आप चाहे तो BSFC 1-2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. 5 जून को BSFC का असेट बढ़ गया. बिल्स रिसीवेबल नंबर 1-2 का असेट कम हो गया. कोई डाउट यहां पे? उसके बाद फर्स्ट बिल वॉज ड्यूली मेट. 12 मई से 1 महीने का पीरियड था. 12 जून प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस. 15 जून हो गया कि नहीं हो गया? पैसा कलेक्ट हो गया. बैंक का असेट बढ़ जाएगा, BSFC का असेट कम हो जाएगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू BSFC. प्लीज बताइए सबको क्लियरली समझा है? नेक्स्ट कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के लिए बी सेकंड बिल ऑनर नहीं कर पाया और हमने 20 रुपीज के नोटिंग चार्जेस पे करे. पहले तो दूसरे बिल का ड्यू डेट क्या आ रहा था? 12 मई से 3 महीने का पीरियड है कि नहीं है? जून, जुलाई, अगस्त प्लस 3 डेज ऐड करेंगे 15 अगस्त. एक दिन पहले करेंगे 14 अगस्त. हाँ या ना? अरे हाँ या ना? 14 अगस्त की ड्यू डेट है. बिल डिसऑनर हो रहा है. BSFC का असेट कम हो जाएगा, बी नाम का असेट बढ़ जाएगा और नोटिंग चार्जेस के लिए हम पैसा देंगे. पैसा हमारे पास है, बैंक का असेट कम हो जाएगा. यहाँ पे देखिए बी अकाउंट डेबिट टू BSFC टू बैंक. अभी यहाँ पे कुछ बच्चों ने कैश बैंक लिखा होगा. उसका रीजन मैं बता देता हूँ. मैंने थियरी में यहाँ कैश बैंक ही लिखा है, बट अगर आपको याद हो जब मैंने फर्स्ट टाइम समझाया था, मैंने आपको समझाया था आइडियली यहाँ पे क्या आना चाहिए? बैंक. क्यों? क्योंकि बिल किसके पास है? बैंक के पास है. तो वो नोटरी करवा के अपने अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लेता है. तो जनरली यहाँ पे कैश आता नहीं है, बट गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक आई गेस कैश बैंक लिखती थी, इसलिए मैंने वैसा कराया था. यहाँ पे आइडियली मेक्स मोर सेंस टू राइट व्हाट? बैंक. क्योंकि बिल सेंट फॉर कलेक्शन है ना यार. तो बैंक के एग्जीक्यूटिव को पैसा नहीं कलेक्ट हुआ तो उसने क्या कर लिया? अपने अकाउंट में से पैसा डिडक्ट करके नोटिंग करा दी. है या ना? प्लीज बताइए सबको समझी है ये बात? नेक्स्ट अब यहाँ पे सवाल है आगे क्या होता है? वो क्या बोलता है? 16 अगस्त को वो आता है. 15 अगस्त पहले आजादी बनाता है. 16 अगस्त को आता है, बोलता है मैं 8,020 रुपए कैश में देता हूं और मैं तेरे को एक नया बिल देता हूं 12,480 का. 8,020 प्लस 12,480 वो टोटल 20,500 दे रहा है. कितने दे रहा है? हमको उससे कितने लेने थे? 20,020, क्योंकि 20,000 बिल के और 20 रुपए नोटिंग चार्जेस. तो एक्स्ट्रा 480 जो दे रहा है वो क्या चीज के हैं? इंटरेस्ट. सबको समझा इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे कंप्यूट किया? अरे हाँ या ना?
इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बी का एसेट बढ़ गया, इंटरेस्ट की इनकम बढ़ गई। कितने लोगों का इंटरेस्ट का अमाउंट सही था? वेरी गुड, समझा है बाकी लोगों को एटलीस्ट? जो जो मिल रहा है वो प्लस करो और करंट रिसीवेबल माइनस करो, जो एक्स्ट्रा रिसीवेबल है दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ या ना? पक्का? फिर ये जो दो एंट्री है इसको अपन कंबाइन करके लिखते हैं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 टू बी। चलूं आगे? अरे हाँ या ना? फिर ये बिल भी हमने कहां भेजा? अच्छा यहां पे गलती से ये ए इमीडिएटली सेंट है, यहां पे ऑन द ड्यू डेट मेरे हिसाब से गलती से प्रिंट हो गया। आई फील दिस इज प्रिंटेड बाय मिस्टेक। इमीडिएटली भेजा क्योंकि ड्यू डेट तक तो ये पहुंच ही नहीं रहा है ना यार। ड्यू डेट से पहले तो क्या हो रहा है? रिटायर। ठीक है, तो भेजा तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन का असेट बढ़ गया, बिल्स रिसीवेबल का असेट कम हो गया 12,480। डू यू गाइस एग्री? अरे हाँ या ना? सामने वाले ने फिर कितने में सेटल किया है? ऑन फर्स्ट, तो डेट डाली 1 अक्टूबर, करेक्ट और नॉट? अरे इंटरेस्ट 480, हाँ तो बताया तो, कितना तो डिस्कस किया उस पे। अच्छा भाई तेरे यहां पे नेटवर्क इशू होगा। और किसी को भी ब्लर दिख रहा है क्या? ब्लर दिख रहा है ये? ऑनलाइन वालों को किस किस को चैलेंज आ रहा है देखने में? अरे भाई प्रथम नेटवर्क का इशू है यार। चलो अच्छा 12, ठीक है चलो अभी ठीक है तो चलते हैं आगे। 12,480 के सामने 12,280 मिल रहा है, बैंक का असेट बढ़ जाएगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन का असेट कम हो जाएगा और 240 रुपीज रिबेट हो गया। हाँ या ना? कोई डाउट है इसमें? अब इसमें एक चीज है यार, रिटायर हो रहा है और हम तो बिल ऑलरेडी भेज चुके थे टू द बैंक फॉर कलेक्शन। इससे ये सीखने मिलता है ऐसा नहीं होएगा कि पहले फिर उसको बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट करोगे, फिर ऐसा नहीं, सीधा ये एंट्री पास कर सकते हैं। समझा सबको? मतलब मे बी हमने उसको यही बोला होगा जब वो सेटल करने आया तो हमने बोला वो जाके बैंक में पेमेंट करते, तो इससे यहाँ पे भी बैंक लिख दिया गया है। समझा सबको? चलें आगे। देखो प्रेफरेबली सीए फाउंडेशन में अनलेस कैश वर्ड यूज किया है, कैश बैंक मत लिखो, सिर्फ बैंक लिखो। ठीक है? जैसे पिछले सम में यहाँ पे क्लियरली कैश बोला था ना 8,020 के लिए, तो मैंने क्या लिखाया? कैश, वरना बैंक लिख दो। ठीक है ना? तुम एकदम ही कंफ्यूज हो तो कैश स्लैश बैंक लिख दो। ठीक है? चलें आगे। इजी लगा सबको? कैसा लग रहा है सबको अभी तक? इजी? किसका पूरा सम सही था पिछला? वेरी गुड। ये लेवल आना चाहिए क्योंकि अपन 12th कर चुके हैं, ये 12th के ही लेवल का था ना यार। कुछ था क्या एडवांस्ड? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, ये कट्राक वाला सम तो अपन ने किया ही है। अच्छा लास्ट की दो एंट्रीज वापस समझाने के लिए बोल रहा है। सिंपल है, हमने जो नया बिल भी था उसको बैंक को भेजा फॉर कलेक्शन, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन का असेट बढ़ गया, बिल्स रिसीवेबल का असेट कम हो गया। फिर बाद में उसने रिटायर किया, बिल कितने रुपए में किया? 12,240 में, तो अपने को 12,240 मिले और ये असेट 12,480 का खत्म हो गया, तो 240 हमने उसको डिस्काउंट दिया, रिबेट का खर्चा हो गया। क्या डाउट है विहान इसमें बताइए अनम्यूट करके? हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, बी आया अपने पास, अपन ने बोल दिया बैंक में जाके पे कर दिया, बैंक से मंगा के बिल कैंसिल कर दिया होगा, कितना ही फर्क पड़ता है। समझ रहा है? क्या ही हो जाएगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि तेरी ओनरशिप ही चली गई है। ओनरशिप तो आज भी तेरे पास ही है ना यार। तू बैंक को इंस्ट्रक्ट तो कर ही सकता है कोई भी चीज करने के लिए। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4, यार ये तो आपको करने आना ही चाहिए। ये तो सेम सम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? विदाउट एनी प्रेजेंटेशन प्रेशर जल्दी से खत्म कर लीजिए। हाँ कोई बात नहीं, जर्नल बना लिया तो रोने की जरूरत नहीं है, बट जल्दी जल्दी लिखो। BRBP लिख सकते हैं शॉर्ट में, आई एम ओके विद दैट। जर्नल बना लिया अच्छी बात है, नहीं भी बनाया तो आगे बढ़ो, जल्दी से करो। जो सम 12th में ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं, ये तो सेम के का ट्रैक तो मेरे को याद है, कराया था कि नहीं कराया था? हाँ ये तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का सम है।
अगर नहीं कराया था तो सिमिलर सम कराया होगा काफी हद तक। हाँ, ये डेट वैसे भी ये सम वैसा है ही नहीं, ये 4 इंडिपेंडेंट सम है भाई। के कट्राक के नजरिए से तेरे को चारों करने हैं, समझ रहे हो? टाइम में स्टार्ट करता हूं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर के कट्राक। तो हम के कट्राक हैं। के कट्राक्स एक्सेप्टेंस मतलब हम कौन है इसमें? टू बासु मतलब बासु कौन है? फॉर 2500 डिस्चार्ज्ड बाय अ कैश पेमेंट ऑफ एंड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस 50 रुपीज इंटरेस्ट, हाँ या ना? तो ये एसेंशियली क्या हो गया? एक तरीके से डिसऑनर ऑफ बिल है। क्या है? रिन्यूअल ऑफ बिल, सॉरी, क्या है? तो अभी इसमें हम ड्रॉई है, अगर हम डिसऑनर करेंगे तो पहले डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे, बिल्स पेबल की लायबिलिटी कम हो गई, बासु नाम की लायबिलिटी फिर से बढ़ गई। प्लीज बताइए, सबको ये समझा है ना? ये रिन्यूअल का ट्रांजैक्शन है। रिन्यूअल में कितने स्टेप्स होते हैं? डिसऑनर, इंटरेस्ट, न्यू बिल एंड कैश। तो यहां पे 2500 का बिल था, तो बिल्स पेबल टू बासु किया 2500। कोई डाउट है इसमें? हाँ या ना? यहां पे जो ड्रॉई वर्ड लिखा है ना, वो ये बता रहा है कि के कट्राक कौन है, बासु के लिए नहीं लिखा है वो। ये बात समझ रहे हो तुम लोग? वो के कट्राक का रोल बता रहा है ड्रॉई। सोल्यूशन जब आएगा तुम्हारे पास तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? और फिर इंटरेस्ट कितना रुपया है? 50 रुपया इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा हो जाएगा, इंटरेस्ट टू बासु। और फिर जब हम पैसा देंगे तो बासु अकाउंट डेबिट टू कैश टू बिल्स पेबल, ये हम दोनों कंबाइन कर देंगे एंट्री। कोई डाउट इसमें? मेरे को लग रहा है लोग इतने लॉस्ट क्यों लग रहे हैं इसमें, मेरे को समझ ही नहीं आ पा रहा। व्हाट इज द चैलेंज दैट पीपल आर फेसिंग इन दिस? कितनों का सही है ये? तो बोलो ना यार कुछ। फिर हो गया ना ये वाला? मेरे को तो समझा ही नहीं इतना, इसमें टेंशन ही क्या था? सेकंड, जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस मतलब जी गुप्ता कौन है? ड्रॉई। फॉर 4000 विच वॉज एंडोर्स्ड बाय कट्राक। अगर कट्राक एंडोर्स कर रहा है मतलब ये ड्रॉअर, हम ड्रॉअर रहेंगे। 2M मेहता वॉज, और 20 रुपए के नोटिंग चार्जेस। बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक मतलब हमने एम मेहता को चेक से पेमेंट कर दिया है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है? ये सेम अपन ने 12th में भी किया था। पहले तो अभी फिर से जी गुप्ता से पैसा, एम मेहता को पैसा, तो जी गुप्ता टू एम मेहता हुआ कि नहीं हुआ? 4000 प्लस नोटिंग चार्जेस, करेक्ट? और हमने एम मेहता को पेमेंट कर दी, एम मेहता टू बैंक। बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक का क्या मतलब होता है? अभी बिल डिसऑनर हुआ है तो हमको तो जिसको एंडोर्स किया था उसको पैसे देने, तो हमने दे दिए। कैसे दिखा सकता है अलग? हाउ कैन यू शो इट सेपरेटली? इट इज नॉट अलाउड। विच एंट्री विल यू शो इट सेपरेटली? हाँ, अपन तो पे ही नहीं कर रहे ना। टू कैश बैंक दिखाएगा तो गलत हो जाएगा ना एब्सोल्युटली। अलग कब दिखा सकता है? जब कोई चीज एक एंट्री या 2 एंट्री का सवाल हो। अब तू अलग ही अकाउंट में करके अलग दिखाना चाहता है तो दैट इज तो नॉट अलाउड ना भाई, समझा? सबको क्लियर है? नेक्स्ट, डी दलाल रिटायर्स अ बिल फॉर 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कट्राक। अपन ने बिल ड्रॉ किया था, अपन ड्रॉअर हैं। डी दलाल कौन है? ड्रॉई, समझे? रिटायर किया तो रिटायरमेंट ऑफ बिल में 2000 पे 10 रुपए हम डिस्काउंट दे रहे, तो हमें 1990 रुपीज मिलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 1990, रिबेट 10 टू बिल्स रिसीवेबल 2000। देखो यहाँ पे सब जगह अपना रोल लिखा हुआ है, तुम समझ रहे हो ना? ब्लू के बॉक्स में कट्राक्स एक्सेप्टेंस मतलब हम ड्रॉई हैं, पटेल ड्रॉअर है, एंड मोदीज एक्सेप्टेंस टू कट्राक मतलब यहाँ पे हम ड्रॉअर है, मोदी ड्रॉई है। फॉर अ सिमिलर अमाउंट वर ड्यूली डिस्चार्ज, तो एक बिल्स पेबल को सेटल करने के लिए हमने एक बिल्स रिसीवेबल यूज किया। इसकी एंट्री हमेशा बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल ही रहने वाली है। कुछ डिस्काउंट रहा तो वो क्रेडिट या डेबिट हो जाएगा। हाँ प्रथम बोलिए। Sir, in question number 2, like the last one where we've written Mehta to bank, वहाँ पर
बैंक तो जी गुप्ता नहीं होगा क्योंकि बिल तो हमने जी गुप्ता पे ड्रॉ किया था एंड फिर वो अरे बिल को बट हमने विड्रॉ किया। एक सेकेंड मैं बताता हूँ। ये क्या बोल रहा है सर, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक में अगर मैं ऐसा अजम्पशन लूं कि जी गुप्ता नहीं पे कर दिया, अरे अगर वो पे ही कर रहा है इमीडिएट तो बिल ही ऑनर कर देता ना भाई। ओह यस सॉरी ओके। तो मैं मेरे घर पे सोते रहता, वो आराम से जी एम मेहता को पे कर देता, ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक मतलब मेहता तो वो चेक रिलीज करने, बिल रिलीज करने के लिए बोलेगा पहले पैसे दे, तभी वो बिल देगा, फिर जाके हम जाके जी गुप्ता से लड़ेंगे, समझ रहे हो? यस सर। चलिए डन। यस ठीक है, आप लोग है ना फिफ्थ सम ट्राई कीजिए सब लोग। ऑनलाइन वाले पहले फिफ्थ क्वेश्चन का स्निप ले लीजिए प्लीज। गाइज ऑनलाइन वाले प्लीज फिफ्थ क्वेश्चन का स्निप ले लीजिए, मैं बताता हूं क्यों। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो स्निप ले लीजिए। डन। फिफ्थ वाले का सॉल्यूशन भी मैंने स्क्रीन पे प्रेजेंट किया है। आपको क्या करना है, अभी फिफ्थ वाला ट्राई कीजिए, हो जाता है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो मैं डाउट्स अगले लेक्चर में एड्रेस कर लूंगा और आप लोग फिर आज के लिए घर जा सकते हैं। क्लियर है सबको? फिफ्थ वाला ट्राई करके घर जाना है। सोल्यूशन स्क्रीन पे अगर किसी को छोटा मोटा डाउट है तो चेक कर लो, अगर नहीं समझता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। हाँ अच्छे से करो, ठीक है। होमवर्क वाला वो रिसेप्शनिस्ट मैम के पास ही रहेगा एक्सेस। कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा। अरे रिलैक्स करो, वैसे भी ऐसा तो नहीं है ना, देखो एक चैप्टर अपना आज चालू हुआ है, उसका होमवर्क वीकेंड पे भी कर लेंगे अपन, ये वीक में सॉर्ट करवा देते हैं, ठीक है। एटलीस्ट अपने पास क्लास वर्क बुक है ना मेन। हाँ होमवर्क बुक ये वीक में नो मैटर व्हाट आप लोग को लेनी ही है, ठीक है। मैं एक बार नारायण सर से बात करता हूँ, कल उनका ही है क्या, कोशिश करता हूँ उनको बोल के कल करवा दूँ, ठीक है। चलिए दैट्स इट गाइस फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। आप लोग ये सम करके फिर घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। थैंक यू।